तो दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। कई दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया, तबीयत थोड़ी ख़राब थी दोस्तों, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड इतिहास का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं, जैव विविधता से रिलेटेड। इसके बाद मैंने उत्तराखंड का कंप्लीट इतिहास पूरा कंप्लीट करा दिया इन 5 से 6 चैप्टरों में। अभी तक यूट्यूब में सबसे कम वीडियोस में उत्तराखंड का इतिहास कवर अप हो पाया है मेरे ख्याल से। इतने कम वीडियोस में किसी ने भी इतना अच्छा कंटेंट उत्तराखंड का इतिहास इतने कम वीडियोस में कवर अप नहीं कराया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उस पर जाकर आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। और आज से इस वीडियो के बाद, ये वीडियो आज की बहुत छोटी होने वाली है, इस वीडियो के बाद हम सारे उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी PYQs हैं उनको कवर अप करेंगे। सारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। और जो भी इक्का दुक्का जो चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर थे, जैसे कि आंदोलन है, आंदोलन उत्तराखंड में सारे जो आंदोलन है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और जो उत्तराखंड से रिलेटेड जो करंट अफेयर से और GK से रिलेट करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी मैं आगे वीडियो में बताता रहूँगा। लेकिन जो हमारा उत्तराखंड का इतिहास है वो कंप्लीट हो चुका है आज की इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जैव विविधता को कवर अप करेंगे, बायोडाइवर्सिटी को कवर अप करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से। और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है ये भी। आज की इस वीडियो में हम सारे राष्ट्रीय उद्यान कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो जैव विविधता पहले बात कर लेते हैं। जैव विविधता होता क्या है? जैव विविधता जैसे यहाँ पे लिखा है, प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतु या वनस्पतियों तथा सूक्ष्म जीवों की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। यानी कि आपने इंग्लिश में सुना होगा, इंग्लिश में होता है फ्लोरा, FLAUR। ये आई थिंक यही इसकी स्पेलिंग, नहीं फ्लोरा मैंने रॉन्ग लिख दिया, सॉरी। ये होता है फोना, इंग्लिश में बोलते हैं फोना, FAUNA। फोना प्लस फ्लोरा, FLORA, ठीक है। फोना प्लस फ्लोरा इज इक्वल टू होता है बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। फोना क्या होता है? फोना इंग्लिश में बोलते हैं जो विभिन्न किसी क्षेत्र में, किसी कला क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु पक्षियों, सारी जीव जंतुओं को हम क्या कहते हैं? फोना कहते हैं इंग्लिश में। और फ्लोरा कहा जाता है विशेष प्रजातियों को जो वनस्पति में होती है, ठीक है। वनस्पति सारे पौधे पौधे आगे इसमें पेड़ पौधे सारे वनस्पति इसके अंतर्गत आ जाते हैं, फ्लोरा के अंतर्गत, ठीक है। तो यही दोनों मिलाकर बनाते हैं आपकी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। आगे बात करते हैं जैव विविधता के संरक्षण हेतु दो विधियां आपकी अपनाई जाती है। इसमें यहाँ पे उतना डिटेल नहीं बताया, मैं आपको बता देता हूँ। जो जैव विविधता, जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो होती क्या है, मैंने तो आपको बता दिया, ठीक है। तो जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है, इसके संरक्षण के लिए दो विधियां अपनाई जाती हैं। पहला आता है इन सितु, अगर यहाँ पे जगह नहीं है वैसे थोड़ी, अगर मैं नीचे बात करूँ तो दो यहाँ पे अपनाए जाते हैं। एक आता है इन सितु मेथड, इन सितु मेथड आता है, और एक आता है एक्स सितु मेथड, ठीक है। तो इन सितु मेथड किसको कहते हैं? ये आता है आपका जब सारे जीवधारी जितने आपके हैं, जीव जंतु हैं, उनको उन्हीं के स्थान में संरक्षण करने का प्रयास किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? इन सितु मेथड कहते हैं। इसके तहत आपका राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव आरक्षित क्षेत्र सारे स्थापित किए जाते हैं। लेकिन अगर किसी क्षेत्र को संकटग्रस्त जीवों को, ठीक है, किसी क्षेत्र के संकटग्रस्त जीवों को अगर किसी अन्य क्षेत्र में संरक्षित किया जाए तो उसे एक्स सितु मेथड कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका जैसे प्राणी उद्यान हो गया, जियोलॉजिकल पार्क और वनस्पति उद्यान, ये सारी इनकी स्थापना की जाती है, ठीक है। तो अभी आपको पता होगा उत्तराखंड में कितने हैं। उत्तराखंड में आपके 6 राष्ट्रीय उद्यान और आपके 7 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, 3 संरक्षित क्षेत्र हैं और 1 जैव आरक्षित क्षेत्र है और 1 उच्च स्थलीय प्राणी संरक्षण क्षेत्र है, ठीक है। तो एक एक करके उन सभी की बात करते हैं। तो बात करते हैं जैव विविधता उत्तराखंड में जो आपका फर्स्ट आता है। अब जो जीवों के जो प्राकृतिक आवास होते हैं, यानी जहाँ पर जीवों को उनके प्राकृतिक क्षेत्र में संरक्षित किया जाता है, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको इन सितु मेथड में बताया था, ठीक है। तो उत्तराखंड में आपका सबसे पहले आता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले ये बना था आपका 8 अगस्त 1936, इसका वो भी पूछा जाता है, इसका स्थापना वर्ष भी पूछा जाता है। सबसे पुराना है उत्तराखंड में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। भारत न केवल भारत बल्कि एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है मेरे भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन है, ठीक है। तो ये है आपका 1936, 8 अगस्त 1936 को इसकी स्थापना होती है। तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। 520.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है और ये नेशनल पार्क जो आपका रामनगर और पौड़ी के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। जिसका प्रवेश द्वार नैनीताल स्थित धिकाला क्षेत्र में है। हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित यह नेशनल पार्क दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला नेशनल पार्क है। आज़ादी के बाद इसका नाम राम गंगा नेशनल पार्क है और 1857 ईस्वी में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। यह मुख्य रूप से बाघों का प्राकृतिक क्षेत्र है, इसलिए 1 नवंबर 1973 को देश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट यहीं शुरू किया गया था। 1 नवंबर 1973 को।
अब आता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से पहले बना था गोविंद नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी। 472 वर्ग किलोमीटर में यह फैला नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है। यहाँ हिम तेंदुआ के संरक्षण का कार्यक्रम संचालित था। इसका संचालन राजाजी नेशनल पार्क देहरादून के मुख्यालय से ही होता है। फिर आता है राष्ट्रीय नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 ईस्वी में होती है और यह राष्ट्रीय उद्यान 624 वर्ग किलोमीटर में फैला नेशनल पार्क चमोली जनपद में स्थित है। यहाँ पर मुख्य रूप से कस्तूरी मृग संरक्षण का कार्य चल रहा है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में हिमालयी भालू, मस्ट डियर, मोनाल, कस्तूरी मृग आदि पशु पक्षियों का बाहुल्य है, जैसा आप देख सकते हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली, सन 1983 में इसकी स्थापना होती है। यहाँ पे 1982 लिखा है, आई थिंक ये डेट गलत है। सन 1983 में इसकी स्थापना होती है। 87.5 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत यह नेशनल पार्क चमोली जनपद में है, जिसे 1931 में प्रकाशित बुक वैली ऑफ फ्लावर्स के रचयिता फ्रैंक स्मिथ ने वैश्विक लोकप्रियता प्रदान की। यहाँ विभिन्न प्रजाति के पुष्प पाए जाते हैं, जिनमें सर्वाधिक संख्या ब्रह्मकमल की है। यहाँ से पुष्पावती नदी प्रवाहित होती है, जिसका उद्गम कामेट पर्वत है। कामेट पर्वत उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। उसकी लंबाई कितनी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अगला आता है राजाजी नेशनल पार्क। सन 1983 में इसकी स्थापना होती है। 820.4 वर्ग किलोमीटर में फैला यह नेशनल पार्क देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी जनपद में फैला हुआ है। यह मुख्य रूप से हाथियों का संरक्षण केंद्र है। हालांकि इसे 1935 में मोतीचूर हरिद्वार में पहले वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। यहाँ 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं और 23 प्रकार के स्तनधारी जीव और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, जिसमें साल, खैर, शीशम, झिंगर, खरपट, बाल्की, सैन, चीड़, सीरस, रोहनी आदि प्रमुख हैं। अगला आता है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना सन 1989 ईस्वी में की गई। 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला, यहाँ पे पीछे पे लिखा भी हुआ है 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह नेशनल पार्क उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। यहाँ पर स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ कहते हैं जिसे, हिमालयन भालू, मोनाल, कस्तूरी मृग, भारल के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम संचालित हैं। आगे बात करते हैं हिमालयन भालू, यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है हिम तेंदुआ, देख लेना। और गंगोत्री नेशनल पार्क की बात कर ली है। आगे आता है राज्य में जैव विविधता के लिए अन्य प्रयास। जो प्रयास किए गए यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए दी गई है। जैव विविधता की दृष्टि से उत्तराखंड में वानस्पतिक उद्यान, वृक्ष उद्यान, चिड़ियाघर आदि संस्थानों की स्थापना की गई है। राज्य में जैव विविधता से संबंधित 25 विभागों व बोर्ड के लिए अगले 10 वर्षों के लिए 10,159 कपड़े का प्लान किया गया है। इसके लिए अवधि के लिए 380 एक्शन प्लान और 114 रणनीति तय की गई है। राज्य में राष्ट्रीय उद्यान, इनके बारे में बताया गया है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो नैनीताल में स्थित है, नैनीताल जनपद में स्थित है, 520 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ और स्थापना वर्ष 1936 ईस्वी के। ये सारे नेशनल पार्क बता दिए गए हैं। आगे बात करते हैं राज्य के वन्यजीव विहार के बारे में। राज्य के वन्यजीव विहार में आता है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या गोविंद वन्यजीव विहार। ये 485.89 वर्ग किलोमीटर में फैला यह अभ्यारण्य उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, जहाँ स्नो लेपर्ड के संरक्षण का कार्यक्रम संचालित है। यहाँ पे स्नो लेपर्ड, इसको लिख लेना, स्नो लेपर्ड के संरक्षण के लिए संचालित है। आगे है केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य चमोली जनपद में स्थित है। 975 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह अभ्यारण्य चमोली और रुद्रप्रयाग में है, प्लस रुद्रप्रयाग, जहाँ कस्तूरी मृग और हिमालयन भालू, बाज, बुरांस के संरक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। 1972 में इसकी स्थापना होती है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य अगला आता है, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। लगभग 600 वर्ग किलोमीटर में फैला यह अभ्यारण्य और इस पर कस्तूरी मृग का सर्वाधिक, यहाँ पर कस्तूरी मृग की सर्वाधिक संख्या है। आगे आता है सोन नदी वन्यजीव विहार। सोन नदी वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1987 ईस्वी को होती है। 301 गलत यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे 501 है। 501 वर्ग किलोमीटर में फैला यह अभ्यारण्य आपका गढ़वाल, कौन से गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, जहाँ हाथियों का आपका संरक्षण का कार्यक्रम संचालित है। अगला आता है बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पे 47 वर्ग किलोमीटर में फैला वन्यजीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, जहाँ पर बाज, बुरांस आदि का संरक्षण कार्यक्रम संचालित है। आगे आता है विनोग माउंटेन क्लेव वन्यजीव विहार, देहरादून में स्थित, 11 किलोमीटर फैला हुआ, देहरादून में मसूरी में स्थित है। 1993 में इसकी स्थापना होती है।
अगला आता है नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो नैनीताल में स्थित है। 269 किलोमीटर इसकी वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है और 2012 में इसकी स्थापना होती है। इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की इस वीडियो के साथ हमारा उत्तराखंड का इतिहास पूरा कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।